केएमबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सोशल मूवमेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2, बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर और बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सोशल मूवमेंट से हमेशा ही एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, तो इसीलिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के नाते आप इस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि सोशल मूवमेंट होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सोशल मूवमेंट्स यानी कि सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषा होती है। तो सामाजिक आंदोलन का अर्थ होता है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर जो आंदोलन होते हैं या जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हें ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन को साधारण शब्दों में यानी कि समाज से संबंधित ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे जिससे अधिकांश लोग उससे खुश ना हो, तो उन समस्याओं को एक आंदोलन का रूप दे दिया जाता है, जिसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने वाली गतिविधियां होती हैं, यानी कि ये समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाती हैं, जो समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए और सार्वजनिक हितों की इच्छा को लेकर आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे लोगों का जुड़ाव किस लिए होता है? एक तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में कुछ बदलाव करने के लिए, और सार्वजनिक हितों की इच्छा को लेकर आपस में जुड़ते हैं, यानी कि ऐसे हित, ऐसे उद्देश्य जो सभी से जुड़े होते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आपस में लोग जुड़ते हैं। इसमें मात्र परिवर्तन ही नहीं, अपितु इसके लिए उस परिवर्तन के प्रति सजगता भी जरूरी है। सामाजिक आंदोलन में मात्र परिवर्तन ही शामिल नहीं होता, बल्कि परिवर्तन के लिए हमें सजगता भी होना, जागरूक होना भी जरूरी है। लोगों में जागरूकता या सजगता, इसके लिए संगठन भी जरूरी होता है। जागरूकता के साथ साथ हमें एक संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जनसाधारण को दिशा देने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए नेतृत्व का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक सामाजिक आंदोलन में क्या किया जाता है? तो सामाजिक आंदोलन, समाज में कुछ परिवर्तन किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है। उस बदलाव के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है, और जागरूकता के साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों का एकजुट होना, उनका संगठन होना जरूरी है। संगठन को दिशा निर्देश देने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए नेतृत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी तत्वों का होना जरूरी है किसी भी सामाजिक आंदोलन को शुरू करने के लिए। सामाजिक आंदोलन एक बहुत बड़ा मंच होता है, जहां समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, और इसका प्रारंभ तब होता है जब लोगों के पास अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं बचता। इस तरह हम देख सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा मंच है जहां पर समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, और इसकी शुरुआत तब होती है जब लोगों के पास अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलता, यानी कि वो सारी चीजों से जब परेशान हो जाते हैं, तब वह इन तरीकों को अपनाते हैं। घनश्याम शाह ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक आंदोलन में कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन की कोई ऐसी एक निश्चित परिभाषा नहीं है, कोई फिक्स परिभाषा नहीं है जो सभी विषयों के विद्वानों को मान्य हो। तो इनके कहने का अर्थ है कि जितने विद्वान हैं उतनी ही सामाजिक आंदोलन की डेफिनेशन है, अर्थ है। तो कोई एक परिभाषा नहीं है जिससे हम यह तय कर सके कि सामाजिक आंदोलन की यह परिभाषा होती है। ये कहते हैं कि राजनीतिक नेताओं और सामाजिक सुधारकों द्वारा अपने अपने कार्यकलापों को आंदोलन कहना आज एक फैशन सा बन गया है। यद्यपि उनके कार्यालय या कार्यकलाप एक दर्जन से भी कम लोगों को लेकर किसी संगठन के निर्माण तक सीमित होते हैं। तो इनके कहने का अर्थ यह है कि आज जो है कई सारे समाज सुधारक और नेता जो है वो कुछ क्रियाओं के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जबकि उस आंदोलन में गिनती के लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन वह उनको सामाजिक आंदोलन का नाम देने की कोशिश करते हैं।
टेरी के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन को जनसाधारण द्वारा संगठित चुनौतियों का नाम देते हैं जिनके उद्देश्य समान होते हैं और विशिष्ट वर्ग एवं सत्ताधारियों के साथ पारस्परिक संवाद द्वारा वे अपने आंदोलन को मजबूती के साथ बनाए रखते हैं। अतः इसकी 4 आनुभाविक विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखते हैं कि टेरी के अनुसार क्या है सामाजिक आंदोलन। टेरी ने सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में बताया कि जनसाधारण के द्वारा, आम जनता के द्वारा संगठित चुनौतियों का नाम है। यानी कि जनसाधारण इकट्ठा होकर कुछ समस्याओं का सामना करने के लिए उतारू हो जाती है और जिनके उद्देश्य जो है एक समान होते हैं और विशिष्ट वर्ग एवं सत्ताधारियों के पारस्परिक संवाद द्वारा वे अपने आंदोलन को मजबूती के साथ बनाए रखते हैं। इस तरह से टेरी के अनुसार सामाजिक आंदोलन की 4 विशेषताएं होती हैं और इन्होंने पहली विशेषता बताया कि संगठित चुनौती। संगठित होकर ये सामाजिक आंदोलन जो है समाज के जो लोग होते हैं वो चुनौती देते हैं। आंदोलन का एक साझा उद्देश्य होता है, एक साझा उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगला है एकात्मकता, लोगों में एकात्मकता होती है तथा तो चौथा है संगठनात्मक संरचना। ये 4 विशेषताएं टेरी ने बताई है कि किसी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत पाया जाता है। आगे है विल्किंसन, इनके अनुसार सामाजिक आंदोलन क्या होता है उसको देखते हैं। तो इन्होंने बताया समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की प्रतिबद्धता, यानी कि एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की होड़ होती है समाज में और एक उसे ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। और सामाजिक आंदोलन की यह विशेषता होती है कि क्रांतिकारी बदलाव लाना, एक परिवर्तन लाना। इन्हें रचनात्मक और निर्माणात्मक तत्व कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ चीजों का निर्माण होता है, कुछ क्रिएटिविटी की जाती है, जिसके कारण इन्होंने इसको एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया है। सामूहिक गतिविधियां कई प्रकार की होती हैं जैसे कि अल्पकालिक, आकस्मिक इत्यादि। ये संगठित समूहों द्वारा संस्थाओं के भीतर संचालित होती है और सदस्य इसके उद्देश्यों के नाम पर कार्य करते हैं। तो इस तरह से विल्किंसन ने बताया कि सामाजिक आंदोलन जो है वो एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है और उसे ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं से पहले हम नव सामाजिक आंदोलन को समझ लेते हैं। नव सामाजिक आंदोलन क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1960 के दशक में नव सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय श्रमिक और पूंजीवाद, नारीवाद, पर्यावरण के प्रश्न पर सवाल उठने लगे। इस तरह से नव सामाजिक आंदोलन मानव जीवन की गुणवत्ता पर आधारित वैसे आंदोलन है जो उत्तर आधुनिक राजनीति के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे आंदोलन है जो मानव जीवन में फैले अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभर कर सामने आते हैं। इन्हें नया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पहचान और स्वायत्तता से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो उत्तर वर्गीय मुद्दे हैं और ये सामाजिक आंदोलन के आधुनिक रूप हैं। इन आंदोलनों की मुख्य विशेषता यह है कि ये राजनीतिक जीवन के साधारण लेन देन से बाहर कार्य करते हैं। इनका सरोकार मानव जीवन की गुणवत्ता का विकास करना होता है। नए सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य केवल केंद्र राज्य सत्ता में ही सुधार करना नहीं है, केवल केंद्र राज्य सत्ता में ही सुधार करना नहीं होता है, बल्कि इनके साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता को भी बढ़ावा देना होता है। ये आंदोलन किसी एक वर्ग या समूह से नहीं जुड़े होते बल्कि ये सामूहिक हित से जुड़े होते हैं। भारत में इन आंदोलनों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इनमें पर्यावरण आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, जन जागरण आंदोलन आदि शामिल हैं। इस प्रकार हमने सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलन के बीच क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इसको समझने के बाद अब हम इसमें सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या होती हैं
तो सामाजिक आंदोलन की मुख्यतः निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि सामूहिक चुनौती, समान उद्देश्य, एकात्मकता, संगठनात्मक संरचना, त्रुटि के प्रति सजगता। इनको हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे। सामाजिक आंदोलन सामूहिक क्रिया है। यह एक दूसरे के हितों के विपरीत होता है। संसाधन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में, जैसे कि पूंजी, संगठन और राज्य तक जब पहुंच नहीं होती है तो उसके अभाव में संगठन सामूहिक चुनौती का प्रयोग समर्थकों का नेतृत्व हासिल करने के लिए और प्रतिपक्षियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। सामूहिक चुनौती सामाजिक आंदोलनों की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा, समान उद्देश्य। दूसरा है समान उद्देश्य। इसमें सत्ताधारियों या फिर विशिष्ट वर्ग के विरुद्ध एक समान दावा किया जाता है और संगठित होकर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। साथ ही इसमें साझे हित और मूल्य ही उनकी सामूहिक गतिविधियों का आधार होते हैं। यानी कि सामाजिक आंदोलन में संगठित होने वाले लोगों के समान उद्देश्य होते हैं और इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तीसरा है एकात्मकता। यानी कि इसमें क्या होता है कि सहभागियों के साझे हित ही आंदोलन को एकजुट करते हैं और सर्वसम्मति को सक्रिय बनाकर आंदोलन की शुरुआत को बल प्रदान किया जाता है। यहाँ नेतागण एकात्मकता अथवा पहचान की भावनाओं को गहराई से जोड़कर सामाजिक आंदोलन का निर्माण करते हैं। चौथा है संगठनात्मक संरचना। एक सामाजिक आंदोलन गठन हो सकता है, लेकिन संगठन सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकता है, क्योंकि आंदोलन में भागीदारी होती है जबकि संगठन में सदस्य होते हैं। हालांकि सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप को स्पष्ट करना सरल लगता है और साथ ही इसमें विरोधाभास भी पाया जाता है। डाइनी का मानना है कि सामाजिक आंदोलनों को हमेशा ही व्यवस्था विरोधी पद्धतियां अपनाने की जरूरत नहीं होती और ना ही वे उस ढीली संगठनात्मक संरचना में विश्वास रखते हैं जिससे आंदोलन का गठन होता है। कभी कभार आंदोलन भी होते हैं, जैसे कि हरित शांति आंदोलन। इस प्रकार डायनी सामाजिक आंदोलनों को राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक विवादों में शामिल विभिन्न लोगों, समूहों, संगठनों आदि के बीच अनौपचारिक संवादों का तंत्र मानते हैं। पांचवा है त्रुटि के प्रति सजगता। समाज में सामाजिक आंदोलन समाज में किसी त्रुटि की ओर कुछ लोगों की सजगता है। कोई भी त्रुटि होती है, समस्या होती है, उस समस्या के प्रति लोगों की सजगता ही, जागरूकता ही सामाजिक आंदोलन का नाम है। इस तरह से उद्देश्य, सजगता, संगठन, साधन, नेतृत्व सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सामाजिक आंदोलन समाज के आधार को चुनौती नहीं देती, बल्कि वह सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन यानी कि उनमें सुधार की मांग करती हैं। सामाजिक आंदोलन को डिस्कस करते समय ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ क्रांति की तरह है, मगर यहाँ पे सामाजिक आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। उन अंतरों को भी जान लेते हैं कि क्या अंतर होता है। तो सामाजिक आंदोलन जैसे कि आंशिक परिवर्तन और संपूर्ण परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन समाज के दायरे में सामाजिक आधार को बनाए रखने हेतु सामाजिक त्रुटियों को, बुराइयों को बदलाव करना चाहता है, उसमें बदलाव चाहता है, मगर क्रांति समाज के आधार का परिवर्तन करता है। सामाजिक आंदोलन समाज की खामियों को दूर करना चाहता है, उनमें सुधार करना चाहता है, लेकिन जो क्रांति होती है वो संपूर्ण परिवर्तन, वो पूरी की पूरी एक तरह से समाज में जो बुराई है उसको हटा देना चाहता है और पूरा समाज ही बदल देने पर उतारू होता है। दूसरा है अहिंसा और इसमें होता है क्रांति में हिंसा। तो सामाजिक आंदोलन में अहिंसा जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्रांति जो है वो हमेशा ही हिंसा से प्रेरित होती है। हिंसात्मक जो क्रियाकलाप यहाँ पर अपनाए जाते हैं। अगला है सामान्य लक्ष्य। सामाजिक आंदोलन के सामान्य लक्ष्य होते हैं, लेकिन क्रांति के लक्ष्य जो होता है सत्ता परिवर्तन।
लोगों द्वारा विरोधियों व अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट कार्यवाही होती है। मगर क्रांति में देखें तो क्रांतिकारी सत्ताधारियों के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। सत्ताधारी जो होते हैं उनको हमेशा के लिए हटा देना चाहते हैं और सत्ता को उखाड़ कर समाज को नए सिरे से बनाना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं क्रांतिकारी लोग। इस तरह से सामाजिक आंदोलन और क्रांति में उपरोक्त अंतर पाया जाता है। अब हम सामाजिक आंदोलन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखेंगे कि जैसे कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था समाज में मौजूद है, वह सभी विवादों को हल करने में सक्षम नहीं होती। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, वो समाज के सभी विवादों को हल करने में कैपेबल नहीं होती और ऐसा कहना अतार्किक और एक पक्षीय होगा, क्योंकि सभी समाज के अपने अंतर विरोध होते हैं। विद्यमान व्यवस्था कुछ मुद्दों को तो हल कर सकती है, मगर ऐसे समाज के विभिन्न घटकों के बीच नए विवाद जन्म ले सकते हैं, नए-नए विवाद जन्म ले सकते हैं। उनमें मतभेद होना संभव है। मतभेद लोकतंत्र की एक विशेषता है और सामाजिक लोकतंत्र संगठित मतभेद का ही दूसरा रूप होता है। सामाजिक आंदोलन शिकायतों और समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु एक संभावना प्रदान करती है। ये राज्य पर दबाव डालते हैं और राज्य पर नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक आंदोलन जन सामान्य की मांगे होती हैं, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से ही या उपेक्षित करती रहती हैं। वर्तमान में देखें तो वर्तमान समय में भूमंडलीकरण और उदारीकरण का युग आया। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस दौर में व्यक्ति के जीवन स्तर पर राज्य और समाज दोनों का आक्रमण हो रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक आंदोलन की जो महत्ता है वो बढ़ गई है। चाहे वह मानवाधिकार संरक्षण का मामला हो या पर्यावरण सुरक्षा का मामला, फिर नारी सशक्तिकरण, ये सभी मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमें सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत 4 तरह के आंदोलन को पढ़ना है कि कृषक आंदोलन, दूसरा है महिला आंदोलन, तीसरा है श्रमिक आंदोलन और चौथा है पर्यावरण आंदोलन। हम यहाँ पर पर्यावरणीय आंदोलन की बात करेंगे। इन चारों आंदोलनों में से हम पर्यावरणीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के भारत में कौन-कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई और एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के 4 कारण थे, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, औद्योगिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरणीय अधोगति। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण जो कारण था इसको जान लेते हैं। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन का एक मुख्य कारण था प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। चिपको आंदोलन का मुख्य कारण वनों पर राज्य द्वारा नियंत्रण की इच्छा थी, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य कारण था राज्य द्वारा जल पर नियंत्रण करना। इस तरह पर्यावरणीय आंदोलनों का पहला कारण जो था कि प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना। दूसरा कारण है औद्योगिकरण करना, यानी कि उद्योगों को स्थापित करना, डेवलपमेंट करना। इसको भी डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से राज्य ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत की। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के आरंभ होने का एक मुख्य कारण राजनीतिक कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत जैसे पारंपरिक समाज को आधुनिक समाज में बदलने के लिए उसका औद्योगिकीकरण करना जरूरी हो गया था और इसीलिए औद्योगिकरण के लिए जल की, ऊर्जा की और भूमि आदि सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना भी जरूरी था। ये सभी प्रयास राज्य द्वारा राज्य नीति के अनुरूप किए गए, परंतु बदले में स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्रों और उनके द्वारा उनके व्यवसाय जीवन शैली को बदलने पर मजबूर कर दिया।
इसलिए पर्यावरणीय आंदोलन ऐसे राजनीतिक फेरबदल के विरुद्ध एक रोष के रूप में, एक विरोध के रूप में उभरने लगे। तीसरा है, पर्यावरणीय आंदोलन के कारणों में एक कारण सामाजिक आर्थिक भी बताया जाता है। देश के आर्थिक विकास में जल और वनों के शोषण के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को जो प्रवसन हुआ, माइग्रेशन हुआ, उसका एक परिणाम आर्थिक तथा दूसरा सामाजिक था। स्थानीय लोगों को अपनी रोजी रोटी के संसाधनों से हाथ धोना पड़ा और इन लोगों को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैलियों को भी त्यागना पड़ा। ऐसे परिवर्तन स्थानीय महिला वर्ग के लिए एक कष्टदायक सिद्ध हुए और इस वर्ग को अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरणीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना पड़ा। पर्यावरणीय आंदोलन का चौथा कारण है पर्यावरणीय अधोगति। भारत में चलाए गए पर्यावरणीय आंदोलनों का एक और महत्वपूर्ण कारण है केरल बिजली बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली विवाद और उत्तराखंड का दून घाटी तथा मसूरी बचाओ मामला इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है। भारत में चलाए गए पर्यावरणीय आंदोलनों में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव उभरे, उनमें सरकार और राज्य द्वारा संचालित विकास योजनाओं में कई त्रुटियां दिखाई दी। स्थानीय और आदिवासी लोगों को काफी नुकसान उठाने पड़े, जबकि उनसे बचा जा सकता था। जरूरी थी कि एक कुशल और स्वस्थ नीति की, जो राज्य और सरकारों का दायित्व था। तो यहाँ पर इन सभी चीजों से बचा जा सकता था। एक जरूरत थी तो एक कुशल और स्वस्थ नीति को अपनाने की। इस तरह उपरोक्त सभी कारण भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत में कुछ पर्यावरणीय आंदोलन के उदाहरण, जैसे कि बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन। ये सभी पर्यावरणीय आंदोलन हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। बिश्नोई आंदोलन भारत के राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में यह आंदोलन चला, जिसे बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना गया। इसमें पशुओं और पक्षियों के मारने, हरित पेड़ों के गिराए जाने का विरोध किया गया। अतः यह आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण पर बल देता है और साथ ही यह मानता है कि हमें प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। यह आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण को एक ऐसा धर्म मानता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। बेसिकली यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। अगला आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में चला और यह वनों के विनाश के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। यह इसके बाद यह जो है पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन में लोगों ने जंगलों के ठेकेदारों द्वारा विरुद्ध पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटे जाने से रोका था। चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन का एक नया रूप था। चिपको आंदोलन अप्रैल 1973 में शुरू हुआ। वह आंदोलन था जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, अब जो है उत्तराखंड में है, में हिमालय के जिलों में फला फूला था, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, वचनी देवी जैसे लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। साथ ही इन लोगों ने इस आंदोलन को दिशा दिया और इसे आगे बढ़ाया। अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले एक बांध के विरोध में 1985 में शुरू किया गया। इसमें अधिकांश लोगों, विशेष रूप से आदिवासी जनता के बेघर होने का डर था। सरदार सरोवर बांध से लगभग 2.5 लाख लोगों के घर बेघर हो जाने की संभावना थी, लेकिन सरकार इसकी अलग ही उपलब्धियां गिना रही थी। सरकार का मानना था कि इस बांध से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोशनी और पीने के लिए पानी मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर इस बांध के विरोधियों का मत था कि इससे बहुत हानियां होंगी, जैसे कि हजारों हेक्टेयर जो वन है, जंगल है,
तथा कृषि भूमि का विनाश हो जाएगा। हजारों लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे। मेघा पाटकर तथा अभिनेता आमिर खान और बाबा आमटे तथा अरुंधति रॉय, इन लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि लोगों में पर्यावरण को लेकर नई जागृति, नई चेतना जागृत हुई। एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन की ही तरह एक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में सितंबर 1983 में हुई। कन्नड़ भाषा में एपिको का अर्थ होता है पेड़ों को गले लगाना। यहाँ पर राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया और 3 बड़े उद्योग खोलने का मन बना लिया, जैसे कि लुगदी, कागज, परती लकड़ी। लेकिन इन गतिविधियों से हजारों स्थानीय लोग बेघर हो गए। उनमें अपने पारस्परिक काम-काज यानी कि रोजगार से वंचित होना पड़ा। वनों का सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जलमग्न हो गया और इसके विरोध के रूप में लोगों ने एपिको आंदोलन की शुरुआत कर दी। अगला आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन भी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि केरल के वन क्षेत्रों का संरक्षण करना। 1973 में यह आंदोलन चला और इसकी शुरुआत जो है सुगाथा कुमारी, सलीम अली तथा स्वामीनाथन जैसे लोगों ने इसको समर्थन देकर किया। यह घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से आज प्रसिद्ध है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के प्रति या पर्यावरण को लेकर भारतीय नागरिकों में इस तरह से प्रेम भाव था और वह भारतीय परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा संस्कृति को बनाए रखने के लिए पेड़ों से, पक्षियों से और वातावरण से लगाव होने के कारण उसका हमेशा से ही विरोध करते आए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरणिक हार्ट से यानी कि भारत में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से वहां के लोगों पर, स्थानीय लोगों पर या पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विकासकारी प्रक्रियाओं ने प्राकृतिक आपदाओं की दुर्घटनाओं, विभिन्न प्रजातियों के निवास स्थानों के विनाश, प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि समस्याओं में वृद्धि कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप रोगों का विस्तार हो गया है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी हैं, अतिरिक्त शोषण व प्रवास की समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिसने प्रकृति में अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। इन सामाजिक प्रभावों पर आर्थिक रूप से विशाल खर्च होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अब धन खर्च किया जाता है, जो कि विकासकारी कार्यों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च से कहीं अधिक होता है। अर्थात हम विकास की प्रक्रियाओं को पूरा करने के चक्कर में, विकास करने के चक्कर में बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं और अब हम उन समस्याओं को जो उपज चुकी हैं, उन समस्याओं पर उनके समाधान के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। पर्यावरण विनाश और निर्धनता में भी गहरा संबंध है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश से इस पर आश्रित जो लोग थे, उनकी आजीविका का स्रोत प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के संबंध में जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बड़े असमान प्रभाव दिखाई दिए हैं। कुछ वर्गों को अल्पकालिक लाभ मिला है, जबकि अन्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रूपों में असफलता मिली है, कोई लाभ नहीं मिला है। अतः हितों को लेकर विवाद हुआ है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। अधिक प्रभावकारी पक्ष पीछे हट जाता है और बहुमत की स्थिति में प्रभावकारी जो पक्ष होता है वह जीत जाता है और बहुत से मामले में तो बहुमत में तथा प्रभावकारी पक्ष पहले ही समृद्ध अल्पसंख्यक होते हैं, जो परियोजनाओं का लाभ पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन पीड़ित लोग प्राय उस क्षेत्र के निवासी होते हैं जो सदियों से वहां निवास करते आ रहे हैं और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। विस्थापित वर्ग प्राय सामाजिक वंश क्रम के सबसे
निम्न स्तर के लोग होते हैं, जो माइग्रेंट हो जाते हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हो जाते हैं, और क्योंकि वे निम्न जाति के लोग हैं और आर्थिक रूप से दुर्बल होते हैं। यहाँ मूल निवासियों को अपनी भूमि पर मौलिक अधिकार का प्रश्न भी खड़ा होता है। और क्या राज्य को आर्थिक विकास के नाम पर जनता को विस्थापित करने का कोई अधिकार है? तो नहीं है। विस्थापितों के अधिकारों का अनेक प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है। उनमें से सबसे पहला अधिकार है सूचना का अधिकार। परियोजना बनाते समय कोई भी सरकार परियोजना की रूपरेखा को स्पष्ट नहीं करती, और उस पर जनता के द्वारा जांच या राय बहुत ही कम ली जाती है। सब इससे संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी वैकल्पिक समाधान पर भी विचार नहीं किया जाता। इसके अलावा पर्यावरण एवं समान या वितरणात्मक न्याय के प्रभाव को बहुत कम स्पष्ट किया जाता है। सहभागी लोकतंत्र का अंतर्निहित भाव यही है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को केंद्रीय भूमिका निभाने और अपने विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्राप्त करने का हक है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विस्थापित हैं, विस्थापितों का नीति निर्माण प्रक्रिया में कोई भाग नहीं होता, तो कोई उनका स्थान नहीं होता। अतः नीति निर्माण में सहभागिता के लोकतांत्रिक सिद्धांत का यहाँ पर मजाक बनाया जाता है। इसके बाद मानवाधिकारों का भी प्रश्न उठता है, जिसमें अनेक विकासकारी परियोजनाएं विस्थापितों की दैनिक पीड़ा का शोषण करती है। हालांकि कानून परियोजनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के प्रति क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। क्षतिपूर्ति के लिए उनको बोला जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। परंतु पीड़ितों के लिए पुनर्वास हमेशा ही अपर्याप्त रहा है। उनको एक जगह से जब बेदखल कर दिया जाता है, तो दूसरी जगह उनको पुनर्वास की संभावना जो है कम रहती है। उनको ना के बराबर उन्हें कोई दूसरा आवास दिया जाता है, तथा उनकी भूमि एवं संसाधनों की हमेशा ना तो कोई भौतिक और ना ही मानसिक रूप से क्षतिपूर्ति होती है। अनेक परिवारों को दूरस्थ क्षेत्रों में धकेल दिया जाता है, दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया जाता है, और पुनर्वासित क्षेत्र में प्रमुख समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि विस्थापित लोगों की अनेक समस्याएं होती हैं। उनको दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता है। उनके भौतिक संसाधनों, पारंपरिक रीति रिवाजों, सगे संबंधियों से दूर भेज दिया जाता है, और राज्य जो है क्षतिपूर्ति का दावा करती है, लेकिन उन्हें किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। इसी के साथ साथ उनके पारिवारिक संबंधों में भी बदलाव देखने को मिलता है। रोजगार जो है वह छिन जाता है। स्कूल या फिर कार्यालय दूर हो जाते हैं, और दूसरे स्थान पर जाके उन्हें दोबारा से नई चीजों का सृजन करना पड़ता है। इसमें अनेक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इस तरह से विकास परियोजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार को विस्थापित लोगों के प्रति सोचना चाहिए, और उनके लिए विशेष यानी कि ठोस व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। अतः इस तरह सामाजिक आंदोलन को हमने डिस्कस किया। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत भी पर्यावरणीय आंदोलन को डिस्कस किया, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामाजिक आंदोलन एक महत्वपूर्ण विषय है।